नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। मोदी देश भर में बेरोक टोक रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 4-4 शहरों के दौरे कर रहे हैं। 300 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। जब बारी बनारस में रैली करने की आई तो जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। मोदी कल बनारस के बेनियाबाग मैदान में रैली करने वाले थे। दिन भर के मशक्कत के बाद जब बीजेपी को रैली की इजाजत नहीं मिली तो बीजेपी ने इसे आन बान शान का सवाल बना दिया। विरोध जताने मोदी के खासम खास अरुण जेटली और अमित शाह मीडिया के सामने आए। जेटली ने ऐलान कर दिया कि मोदी की रैली के लिए मैदान उपलब्ध नहीं कराने के विरोध में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कल बीएचयू गेट पर धरना देंगे। जेटली ने कहा कि पूरे मसले पर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा और उन्होंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात भी की, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। मोदी की रैली होगी या नहीं यह तो तय नहीं, लेकिन मोदी कल बनारस पहुंच रहे हैं और बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है कि एक उम्मीदवार को अपने ही इलाके में रैली करने से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बनारस में मोदी को रैली से कौन रोक रहा है। अपने मेहमानों से इसका सवाल पूछेंगे, इसका जवाब तलाशेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे क्या है वजह कि बनारस में मोदी को रैली की परमिशन नहीं मिली। इसलिए मित्रों, हमने तय किया है कि कल सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। सुबह 11 बजे लंका गेट पर प्रोटेस्ट होगा। दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर केंद्रीय बीजेपी भी प्रोटेस्ट करेगी। उसके बाद रोहनिया की मीटिंग के बाद बीएचयू के हेलीपैड पे नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे। उनको कोई कार्यक्रम करने की, क्योंकि वाराणसी शहर में अनुमति नहीं है, तो वो केवल बीजेपी के मुख्य चुनाव कार्यालय में जाएंगे। मुझे खेद है इस बात का कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की और आज मैंने 3 पत्र उनको लिखे हैं जिनकी कॉपीज आपको दे दी जाएगी। और पीड़ा के साथ मैंने अपने तीसरे पत्र में लिखा है कि इज इट टू बी बिलीव्ड दैट द इलेक्शन कमीशन इज एक्विजिंग विद दिस रिटर्निंग ऑफिसर by not removing him immediately। और अगर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं इसको बदलने के, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो सवाल यही है कि बनारस में नरेंद्र मोदी को रैली की परमिशन क्यों नहीं मिली? कौन रोक रहा है मोदी को बनारस में रैली करने से? क्या चुनाव आयोग या कहीं और इशारा जैसा बीजेपी कर रही है? क्या वजह है, समझने की कोशिश करेंगे। एक उम्मीदवार अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में क्यों नहीं कर पा रहा है रैली, और वो उम्मीदवार अगर नरेंद्र मोदी हैं जो देश भर में 300 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। क्या है वजह? हमारे साथ स्टूडियो में है एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, सुधांशु मित्तल, बीजेपी प्रवक्ता सीपी राय, बनारस से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता केसी त्यागी, जेडीयू प्रवक्ता, प्रधान महासचिव। सबसे पहले सुधांशु मित्तल, अभी सुना अरुण जेटली को, अरुण जेटली ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, धरना देंगे बीएचयू के बाहर, बनारस में भी और दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर। लेकिन पहले आपसे समझना चाहेंगे क्यों नहीं मिली परमिशन? अजीत जी, मैं यहां पे कोई राजनीतिक दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। यह विषय छोटी राजनीति से बहुत बड़ा विषय, यह प्रजातंत्र का विषय है। मैं किसी राजनीतिक संगठन की तरफ उंगली उठा के इस पे वक्तव्य दूं, ये ठीक नहीं है आज के दिन। क्यों? क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। क्या चुनावों में प्रशासनिक अराजकता चलेगी? क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसका अपना जो उत्तरदायित्व है वो निभा रही है, या ये तुगलकी फरमान जारी करना उसके अधिकार क्षेत्र का पार्ट है? ये गंभीर विषय है, क्योंकि देखिए आज ये शायद भाजपा के साथ हो रहा है, कल सपा के साथ, कल जेडीयू के साथ, कल कांग्रेस, किसी के साथ भी हो सकता है। प्रश्न व्यवस्था का, यहां किसी एक संगठन का प्रश्न नहीं है। क्या प्रत्याशी अपने ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार से रोका जा सकता है? आप प्रजातंत्र को किधर लेके जाना चाहते हैं? चलिए जरा सुधांशु मित्तल, निष्पक्षता को क्या करने वाले हैं?
सुधांशु पूरे मित्तल, आचरण को देख के हाँ। इसमें चुनाव आयोग क्या की खामोशी, इसका मतलब बहुत बड़े प्रश्न हैं। आप मैंने कहा ना, मैं इससे हल्की राजनीति नहीं करूंगा। इसमें आपके निशाने पर चुनाव आयोग है, आप एक तरह से चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों से भी एक बार समझना चाहूंगा। इस बीच बता दूं दर्शकों को कि अरुण जेटली ने कहा है कि सुरक्षा के बहाने रैली के लिए मैदान नहीं दिया गया बनारस में, नरेंद्र मोदी को बनारस में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है और आईबी रिपोर्ट का हवाला देकर रैली नहीं करने दी जा रही है, ऐसा इल्जाम लगाया है अरुण जेटली ने। कल बीजेपी बनारस में परमिशन नहीं मिलने के विरोध में बीएचयू के बाहर धरने सत्याग्रह पे बैठेगी, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं वजह क्या है। क्या कोई वजह है? क्या बेनिया बाग जहां मोदी रैली करना चाहते थे, कहा गया कि वो इलाका इतना कंजस्टेड है, मैदान छोटा है, या कोई और वजह है? या जैसा कि सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, कहीं चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। केसी त्यागी, पूरी बात आपने सुनी समझी, ठीक है, आप मोदी को हराने के लिए वहां चुनाव प्रचार के लिए गए थे, शरद यादव आप अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए और मोदी को हराने के लिए, लेकिन मोदी उम्मीदवार हैं और अपने इलाके में, अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्हें अगर रैली की इजाजत नहीं मिल रही है तो आप कैसे देखते हैं इसको? केसी त्यागी, देखिए, वहां जाना और श्री मोदी के विरुद्ध वोट मांगना और श्री केजरीवाल के समर्थन में प्रचार करना वो हमारा राजनीतिक कर्तव्य है। लेकिन ये जो इंडियन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, ये 1951 का है अजीत जी, और मैं 3 बार चुनाव आयोग से मिला हूँ। मैं सुधांशु जी की बात को और बड़ी करके कहना चाहता हूँ, इसमें कितनी खामियां हैं। जब मेरा मुख्य चुनाव आयुक्त से वास्ता पड़ा तो मैंने कहा कि चुनाव हो जाने के 24 घंटे के अंदर जो मतदाता की जो निजता है उसका हरण करने के लिए आप ओपिनियन एग्जिट पोल क्यों देते हो? सर आप दूसरे विषय पर चले गए। केसी त्यागी, मुद्दा वो नहीं, केसी त्यागी नहीं, मैं थोड़ा फोकस होकर अभी ये बांधना चाहूंगा, ओपिनियन पोल पर बहस नहीं कर रहे। हाँ, उसी पा रहा हूँ, हाँ जी, उसी पा रहा हूँ मैं। हाँ। तो बहुत लंबा हाईवे मत पकड़िए सर, सीधे पॉइंट पर आइए। चुनाव आयोग को चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता आजादी नहीं है, मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा। इस तरह की घटनाएं अतीत में जिस पार्टी की जहां सरकार होती है वहां पे घटित होती है। मेरठ में भी श्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग का स्थान बदला गया था, श्री सुधांशु जी जानते होंगे। अब किन परिस्थितियों में क्या वाकई में जब कोई घटना घट जाती है तो हमारे मित्र भाजपा वाले कहते हैं ये षड्यंत्र हो गया, आईबी का इनपुट था, पहले से जानकारी थी, फिर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई। इस चुनाव के अंदर जितना नेताओं का स्तर गिरा है, जिस तरह सर केसी त्यागी मुद्दे पर आइए। मैं जरा 30 सेकंड में जवाब चाहता हूं, उसके बाद बाकी लोगों से बात करूंगा। नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार हैं, मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि अगर उन्हें रैली करने से रोका गया, इस पर क्या आपको लगता है कि सही है या गलत है? इस पर टू द पॉइंट जवाब चाहता हूं आपका। आईबी का क्या इनपुट है वो सही है। अगर आईबी ने कहा है कि रैली नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, आईबी ने कहा है रैली होनी चाहिए तो चुनाव अधिकारी को रैली रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तब तो सवाल यह उठता है कि अगर आईबी अगर कहती है कि रैली को लेकर खतरा आ रहा हूं एनके सिंह, तो सवाल उठता है उस खतरे से निपटने के लिए इंतजाम होने चाहिए, या आईबी की इनपुट के हिसाब से सब जगह आप चुनाव प्रचार रैलियां सब कुछ बंद कर दीजिए। फिर तो वही बात हो गई कि आप आईबी का एक इनपुट आया, कुछ हो सकता है, बंद कर दीजिए। यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है क्या केसी त्यागी? 30 सेकंड में आंसर, उसके बाद एनके सिंह और सीपी राय के पास जाऊंगा। केसी त्यागी, मेरे मित्र श्री एनके सिंह जी जब पटना के और वहां के गया के बम ब्लास्ट हुए थे तो मेरे साथ ये एक चैनल पे थे और इन्हीं का कहना था कि आईबी के इनपुट्स थे, बिहार सरकार ने उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। तो बिहार के मामले में तो रोकने के लिए कहा था। एनके सिंह जी की, मेरे मित्र की राय दूसरी होगी। चलिए एनके सिंह जवाब दीजिए। वैसे बात यह है कि अगर आईबी का इनपुट है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ना कि भाषण, रैली और जनसभा रोक दें। एनके सिंह जवाब दीजिए, उसके सीपी राय के पास जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी को अपने इलाके में रोकना सही है?
केसी त्यागी जी सीनियर लीडर है, बड़ा ही बैलेंस्ड बात करते हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि फज कर दिया उन्होंने पूरे इशू को। जब वहां पे पटना में हुआ था तो मैंने ये कहा था कि आईबी के इनपुट पे आपको वहां पे चेक करना चाहिए था, 5 गेट बना के उसको रेस्ट्रिक्टिव एंट्री देना चाहिए था। ये दोनों इशू अलग अलग है। यहाँ पे प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा अगर आईबी इनपुट के नाम पे, जो कि पब्लिक कभी नहीं होती है, उसके नाम पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह देगा कि रैली नहीं, आईबी के इनपुट फैसिलिटेटर होते हैं, प्री वार्न करते हैं, वो ब्लॉक नहीं करते डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, वरना आईबी ही फिर डेमोक्रेसी चलाएगी। इसलिए खतरा आपके लिए भी है त्यागी जी, कल ये आपके लिए भी बड़ा अच्छा सुधांशु जी ने कहा, खतरा ये नहीं है कि आईबी ने क्या कहा है, आईबी ने सिर्फ ये कहा है कि इसमें डेंजर हो सकता, अगर कहा है तो। नहीं, आपको ये भी बता दूं ऐसे कि अरुण जेटली ने कहा, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, अरुण जेटली ने कहा है कि हमने पता किया तो आईबी ने ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। ये अरुण जेटली का कहना है। अगर हो भी, चूंकि मैं आईबी के इनपुट को काफी नजदीक से देखा है मैंने, आईबी का कोई इनपुट नहीं होता, 3 कैटेगरीज होती है, कोई भी इनपुट ऐसा नहीं होता जो ये कहे कि साहब रैली ना होने दीजिए। वो ये थ्रेट परसेप्शन डेवलप करता है और कहता है इसके लिए लॉजिस्टिक्स कीजिए। एक बात और कहना चाहते हैं, जो डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, ये जो राइट्स दिए गए हैं इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। क्या कलेक्टर ने रीजनेबलनेस देखी कि उसने एप्लीकेशन ऑफ माइंड था? और सबसे बड़ी बात है कि तब तो कोई कैंडिडेट अपना रैली नहीं कर पाएगा। कितना बड़ा ये एक डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का तरीका है। और वो इलेक्शन कमीशन जो कि छींकने पे नोटिस दे देता है, वो आज 4 घंटे हो गए हैं और कुछ भी नहीं सोच रहा है। पहली बार मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इसका संज्ञान लेना चाहिए। सुधांशु मित्तल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सीपी राय आपके पास आता हूं। सुधांशु मित्तल, वैसे अच्छा है अगर रैली की इजाजत नहीं मिलती है, परमिशन नहीं मिलती है, तो आप इसको इतना बड़ा इशू बनाएंगे कि उससे ज्यादा माइलेज ले लेंगे आप, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वहां धरना सत्याग्रह दिल्ली से लेकर बनारस तक आप लगातार छा जाएंगे, तो आपके लिए तो शायद फायदेमंद होगा। इसको अजीत जी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिबेट को ट्रिविलाइज नहीं करें। अच्छा, ओके। भाड़ में गई, मतलब ऐसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। प्रश्न मैं वाकई गंभीर, मैं बड़ा एजिटेटेड हूं। मैं आपके सामने कन्फेस करना चाहता हूं, मैं एजिटेटेड हूं। और सब मुझे जानते हैं, कुछ फंडामेंटल इश्यूज होते हैं जो कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, प्रजातंत्र से रिलेटेड है, जिनके बारे में मैं बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूं। ये छोड़ दीजिए, क्या होगा भाजपा, आज भाजपा मैंने जैसे कहा, जेडीयू, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये होती रहेगी, हम लोग लड़ते रहेंगे, वो छोड़िए। आप प्रजातंत्र की सोचिए। चुनाव आयोग के आचरण का अधिकार क्षेत्र क्या है, बहुत बड़प्पन दिखा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं क्या होंगी, इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। मैं 2 चीज आपसे कहना चाहता हूं। 55 लाख नाम गायब हो जाते हैं, उसकी चिंता नहीं है। एक और बड़ा गंभीर मुद्दा आपके सामने रखता हूं। 11 एमएलए के चुनाव में 11 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते हैं 60 की असेंबली में, अरुणाचल में। इतनी बड़ी घटना होती है, कोई चुनाव आयोग उसका संज्ञान नहीं लेना चाह रहा। आज आप प्रत्याशी, ये नरेंद्र मोदी भी छोड़ दीजिए, वो बड़े आदमी होंगे, कोई भी प्रत्याशी, उस हर प्रत्याशी को यह हक है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में अपना प्रचार करूंगा, जनता के पास जाके वोट मांगूंगी, मेरा हक है, मेरा ये संवैधानिक हक है। क्या आप उसको संवैधानिक हक से वंचित कर देंगे? चलिए, सवाल यही उठता है कि क्या संवैधानिक हक से वंचित किया जा रहा है? ये सब चलाएंगे आप यहाँ पे? सुधांशु मित्तल, ये सब क्या आईबी रिपोर्ट का हवाला देकर किया जा रहा है या कहीं पर इसके पीछे कोई और वजह है? लेकिन चूंकि अच्छा, और नहीं, आप सारा आचरण, अजीत जी, उसमें जो आपने अरुण जेटली का सुना होगा, उसमें सारा आचरण आपने सुना है। पहले कि वो वोटर स्लिप जो है लोगों के पास नहीं भेजेंगे, उसके बाद जो ग्राउंड है उसकी परमिशन में बैक डेट से करेंगे, उसके बाद एक झूठी फर्जी आईबी की रिपोर्ट का नाम लगा देंगे, उसके बाद और मैं बात कर रहा हूं, एक हॉल के अंदर, एक बैंक्वेट हॉल के अंदर मैं 150 आदमियों के सामने सभा में अपना बोल नहीं सकता। ये क्या आईबी की इनपुट होगी इसमें? चलिए, ये सारी चीज सिर्फ अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता। उसको कभी भी किसी भी राजनीतिक संगठन को सीपी राय के पास चलते हैं। सुधांशु मित्तल, सीपी राय बड़ा है, सीपी राय प्रश्न नहीं है जी, अपनी बात के सीपी राय, वैसे तो सरकार आपकी पार्टी की है और वैसे चुनाव आयोग आचार संहिता लागू है और जिला प्रशासन चुनाव आयोग के हिसाब से काम करता है, लेकिन कई बार कहा जाता है कि सरकारों की भी भूमिका होती है और सरकारों की भूमिका कई बार अहम होती है क्योंकि अफसर अल्टीमेटली सरकार के मातहत ही होते हैं। आपकी भूमिका तो नहीं है पर्दे के पीछे कहीं? अगर हमारी जरा भी भूमिका होती तो सुधांशु मित्तल साहब इतनी शराफत नहीं दिखाते, हमको नहीं बख्शते।
लेकिन एक सवाल, दो तीन तरह के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि अगर इनको चुनाव आयोग से शिकायत है, ये चुनाव आयोग के स्वच्छंदता पर अगर उंगली उठा रहे हैं, तो बनारस में यहाँ पर धरना क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग का दफ्तर तो दिल्ली में है और दिल्ली इनके पास है, सारे नेता वहीं से आयात होकर के यहाँ आ रहे हैं धरना देने के लिए। धरना देने का उचित स्थान चुनाव आयोग का दफ्तर हो सकता था। दूसरी बात, मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या आधार बनाए गए, मैं इस प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग के उसके पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बेनियाबाग को जानता हूँ। और 144 बेनियाबाग एक बहुत छोटा मैदान है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, और वहां पर कोई रैली करने का मतलब है पूरे शहर को तबाह कर देना। इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मुझे जहां तक जानकारी है, लेकिन ये आप गलत कर रहे हैं ना सीपी राय, पूरे शहर को तबाह कर देना, मुझे लगता है ये नाइंसाफी है। तबाह कर देना क्या होता है सीपी राय? तीसरी बात आप ये पाबंदी लगा सकते हैं कि इसमें 25,000 50,000 से ज्यादा लोगों को मत बुलाओ। आप ये सब, जैसे अरविंद केजरीवाल की रैली में भी 20,000 की सीमा बता दी गई थी कि 20,000 से ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। अंजुम जी, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, हमें मालूम है क्या हो रहा है। हम पाबंदी नहीं लगा रहे, हम पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की, जब किसी नेता को पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा में कहीं रोका गया है? क्या किसी की रैली कहीं रद्द की गई है? क्या किसी की रैली कहीं रोकी गई है? क्या इनकी बैठकें कहीं रोकी गई है? आज की बात क्या करें इनका ना, जनसंपर्क कहीं रोका गया है? मुद्दे पर और अगर ये यहाँ के प्रत्याशी हैं, सीपी राय साहब, अगर यहाँ प्रत्याशी हैं, ये गली गली घूमे जनसंपर्क करे, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रोकेगा। इनको कोई नहीं रोक रहा। नहीं, लेकिन वहां तो 150 इंटेलेक्चुअल्स के साथ किसी होटल में कोई डिस्कशन था, उसमें भी रोक दिया गया कि वहां भी नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। मुझे जानकारी नहीं है, ये बताएं उसके बारे में। कैसी तरह चुनाव प्रचार पर सरकार की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है और हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। चुनाव आयोग जाने की बात, चुनाव आयोग सीपी राय एक बात हमने कहा कि कई बार अफसर चूंकि सरकार और मुख्यमंत्री के माथाती होते हैं, इलेक्शन कमीशन, चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद वो अफसर सब आप ही के इशारे पर काम करेंगे। तो कई बार अफसरों की ऊपर से तुकबंदी वैसे होती है, अफसर निर्देश का पालन करते हैं। मशीनरी ने लेकिन इसी हमारे मातहत अफसरों ने हमारे तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, हमारे लोगों की गाड़ियां सीज की हैं, हमारे लोगों की गाड़ियां पकड़ी हैं। इस वक्त हम निष्पक्ष चुनाव विश्वास करते हैं, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी को निष्पक्ष छोड़ते हैं। चलिए, साहब, बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि ये माहौल बिगाड़ना चाहती है। माहौल बिगाड़ने के लिए इन्होंने बेनियाबाग के मैदान की परमिशन मांगी है और उस माहौल सबसे बड़ा मैदान ही वही है। ये कल धरना देने जा रहे हैं। इनके पास उत्तर प्रदेश में नेता नहीं बचे, इसलिए दिल्ली और पता नहीं कहां से नेता आकर के धरना दे करके, और एक ऐसा चेहरा जिसने कल आजमगढ़ को गाली दी है और आजमगढ़ को आतंकवाद की धरती कहा है। चलिए, लेकिन सीपी राय हम चाहते जवाब दें। सुधांशु मित्तल, आजमगढ़ पर बात करेंगे तो आपके पास अबू आजमी और आजम खान भी है। सीपी राय अगर आजमगढ़ के बयान की बात करेंगे, उस पर हम बहस पहले कर चुके हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो आपके पास भी अबू आजमी और आजम खान हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। और अभी भी आजम खान के प्रचार पर पाबंदी लगी है, तो आपके पास स्टॉक में काफी लोग हैं। सुधांशु मित्तल, बयान को मैंने खंडन उसी दिन कर दिया था, पार्टी की लाइन पर खंडन किया था। सुधांशु मित्तल, इनका कहना है कि बेनियाबाग में जानबूझकर आप शहर का माहौल खराब करने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए सब कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं। कल धरना भी इसीलिए दे रहे हैं अजीत जी, मैं जानबूझकर अमित शाह को ला रहे हैं। अजीत जी, मैं इस विषय में नहीं फंसूंगा। मैं इसको छोटे स्तर पर इस चर्चा को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। आप कई चीजें साथ साथ हो रही है और ये पूरी जो राजनीति यहां बैठी हुई है उसको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। ये प्रश्न पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। छोड़ दीजिए साहब मोदी को, छोड़ दीजिए भाजपा को, ये प्रश्न वहां का है ही नहीं। सीपी साहब जवाब बोले तो मैं नहीं बोला, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, गंभीर विषय है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं टोका। को भी कहीं रोका गया। चलिए, उससे मुद्दा नहीं है। सुधांशु मित्तल, रैली कहीं रोकी गई? आपको मैंने कहा, मैंने आप पे दोषारोपण करा क्या? जवाब दीजिए आप। मैंने एक बार भी कहा है कि आपकी सरकार ये करवा रही है? एक बार भी कहा है क्या? मैंने किसी एक राजनीतिक चलिए नहीं कहा, इसलिए ये बात बेमानी है। चलिए, ये विषय है नहीं। सुधांशु मित्तल, दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के एक विधायक, सुधांशु मित्तल, एक मिनट, बीजेपी के एक विधायक अभी से डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं
अभी से शुरुआत हो गई है धरना और सत्याग्रह की, और उसके बाद श्यामदेव राय चौधरी उनका नाम है। सुधांशु मित्तल, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार केसी त्यागी कुछ कहना चाह रहे थे कि सुधांशु मित्तल, अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया था कि जब वो गुजरात गए थे तो उन्हें रोका गया और ट्रैफिक पुलिस ने रोका, ट्रैफिक के बहाने से रोका, और आरोप यही लगाया गया कि उनको डिटेन किया गया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में, लेकिन ऊपर के इशारे पर किया गया। तो ये हर राज्य में ऊपर बैठे हुए लोग सरकार या सरकार में बैठे लोग करते हैं तंग करने के लिए। सुधांशु मित्तल, नहीं जेडीयू से पूछा था। अजीत जी, यही प्रश्न हो रहा है ना कि आज कोई संगठन होगा, कल कोई संगठन होगा। प्रश्न व्यवस्था का है। आप इस व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक अराजकता को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में एक प्रत्याशी अपने चुनाव में खुल के चुनाव अपना प्रचार कर सकेगा नहीं कर सकेगा, प्रश्न ये है। हाँ, तो प्रश्न ये है कि राज्य कोई में राजनीतिक संगठन क्या इस बात के खिलाफ हो सकता है? नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है क्या चुनाव आयोग पक्षपात करता है? जी, मैं फिर राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैंने जैसे कहा, मैंने बड़े विषय पे मैंने किसी एक राजनीतिक संगठन में चलिए आपने नहीं उठाई है। ठीक है, नहीं इसलिए नहीं उठाई है कि मैं इसको छोटा नहीं करना चाहता इस विषय को। चलिए, इसकी बहुत गंभीरता है। ठीक है, इस गंभीरता को आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले केसी त्यागी वाला है। अगर प्रशासनिक अराजकता यूं ही चलती रही तो इस प्रजातंत्र का बस एक आखिरी उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 3 दिन पहले यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को यह हक दिया जाएगा कि वह एक चुने हुए प्रत्याशी को डिस्क्वालीफाई कर दे फॉर गिविंग फॉल्स अकाउंट। लॉ है 10A में ऑलरेडी कर सकता है। अभी तक हमारा जो है, हमारा संविधान ये कहता है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन ये 4 चीजों से हो सकती है, और इसको तय करने के लिए हाई कोर्ट होगा। चलिए, आज नई चीजें करी जा रही हैं। ठीक है, चलिए सुधांशु मित्तल, कहां जाने वाली है? सुधांशु मित्तल, हो गया। चुनाव की सारी प्रक्रिया किस तरह जो है ये डेमोक्रेसी में बदल सकती है। चलिए सुधांशु मित्तल, आप बनाना रिपब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यही जो है एनार्की चलने दी आप। लेकिन ये एनार्की हर सरकारों में होता है, हर सरकारों में ये इल्जाम लगता है, राज्य सरकारों में होता है। चलिए किसी एक संगठन का विषय नहीं है। वोट नहीं पढ़ने दे रहे, एक मिनट, आप यहाँ बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं। सीपी राय, एक मिनट, एनके सिंह के पास वापस लौटता हूं, उसके बाद केसी त्यागी के पास जाऊंगा। एनके सिंह साहब, क्या इलेक्शन कमीशन पक्षपात भी कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन अभी तक या इसमें राज्य सरकार का कहीं आप रोल देखते हैं, या क्या है? इलेक्शन कमीशन अभी तक जो कंडक्ट था बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा था। जो आप टर्नआउट देख रहे हैं बढ़ रहा है, वो भी उन्हीं के प्रयासों से बढ़ रहा है। क्रेडिबिलिटी बढ़ी है इलेक्शन कमीशन की, ये पहली घटना है। और बड़ा अच्छा करता है कि जरा भी कोई सेंटेंस गलत निकलता है तो नोटिस दे देता है। इसका एक दबाव पड़ता है राजनीतिक पार्टीज पे, तो डिस्कोर्स एक लेवल से नीचे नहीं जा पाता, हालांकि काफी चला गया है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक रिटर्निंग ऑफिसर एक आईबी की रिपोर्ट के नाम पे ये नरेंद्र मोदी की रैली को या किसी भी प्रत्याशी की रैली को रोक रहा है और ये कह रहा है कि साहब ये लॉ एंड ये फैसिलिटेटर होते हैं। चुनाव आयोग से लेके पूरी जो मशीनरी इसके साथ जोड़ी जाती है उसका पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में ये है फैसिलिटेटर के रूप में। और चुनाव आयोग को सुधांशु मित्तल जी आपको बता दें, आरपी एक्ट सेक्शन 10A में ऑलरेडी पावर्स है कैंडिडेट के उसको इलेक्शन को निरस्त करने का। इस प्रोविजन में उसमें कोई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रेट किया है। ये जो इशू है रिटर्निंग ऑफिसर का, डेमोक्रेसी को हाईजैक करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट की आपने रैली अपने इलाके में रैली की परमिशन नहीं मिली, वक्त कम है। केसी त्यागी, क्या इसमें किसी तरह की कोई संदिग्ध मंशा किसी की दिखती है? चुनाव आयोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्निंग ऑफिसर या राज्य सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, क्यों रोका गया मोदी को? या जैसा कि सीपी राय कह रहे हैं कि मोदी की जो मंशा है वही संदिग्ध थी, वहां भीड़ जुटाकर और शहर में उत्पात मचाना चाह रहे हैं या शहर में पता नहीं अशांति फैलाना चाह रहे हैं। केसी त्यागी, पहले तो मैं अपने मित्र सुधांशु जी की लोकतंत्र के प्रति जो इन्होंने आस्था व्यक्त की है, मैं उसका आदर करना चाहता हूं। किसी भी दल के साथ किसी भी राज्य में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल जो है जस का तस है कि चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान क्या वो सारे अधिकार प्रदत्त हैं जो कहे गए हैं?
अब जैसे अब मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे मुख्य मुद्दे पा जाइए। ये मुख्य मुद्दा खाली बेनियाबाग तक नहीं है। मेरठ में इस तरह की परिस्थितियां हुई थी, जिला प्रशासन ने भाजपा के नेताओं से कहा कि यहाँ मत किए, तो वो मान भी गए थे। ऐसा नहीं है सब जगह का। आपने स्वयं जिक्र किया, जब केजरीवाल जी गए थे वहाँ पर रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए, कैसे उनको रोक दिया गया, वो धरने पे बैठ गए। तो अगर जिला प्रशासन जो है किसी रंजिश के तहत कर रहा है तो गलत है। और भारतीय जनता पार्टी इस इशू को पॉलिटिकल माइलेज के रूप में कर रही है, तो एनके सिंह जी वो भी गलत है। अब जैसे बिहार का मैं परसों का बताता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अखिलेश यादव, श्री नीतीश कुमार जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो चुकी है। जब राबड़ी देवी जी के हेलीकॉप्टर, उसकी गाड़ी की तलाशी लेनी चुनाव अधिकारियों ने शुरू की, तो रोड पे मियाँ बीवी दोनों सड़क पे आ गए कि लोकतंत्र का हनन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज राजनीतिक दलों को और आचार संहिता को किस तरह से कितनी सीमा तक मानना है कि नहीं मानना है, ये जो विभाजन रेखा खींची हुई है, मैं चाहता हूं इसके अंदर जो है चुनाव के बाद बैठ करके भी बात होनी चाहिए। केसी त्यागी, ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। मुझे लगता है किसी चुनाव में मधेपुरा में शरद यादव ही बैठ गए थे रिकाउंटिंग को लेकर, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है। और उसके बाद शरद यादव को यह आशंका थी कि हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद जीत वही गए, तो लोगों ने बहुत मजे लिए कि फिर शरद यादव को ही आशंका थी, तब वो आशंका सच होनी चाहिए थी। अब जीत गए तो कैसे कबूल करते। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बनारस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनारस में रैली की परमिशन नहीं मिली है। इसके विरोध में बीजेपी कल धरना देगी, सत्याग्रह करेगी बनारस से दिल्ली तक। क्या है इसका मतलब? क्या चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है? क्या कोई और वजह है? या जिस तरह से कहा गया कि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट इजाजत नहीं देती थी, इसलिए नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली, या कोई और वजह है? इस पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक के बाद वापस लौटे। केसी त्यागी, ब्रेक के पहले हमने आपसे पूछा था, सवाल यही है कि नेता आमतौर पर ऐसा करते हैं कि चुनाव आयोग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस चुनाव में भी लोगों ने लिया। इस चुनाव में ठीक है कुछ छिटपुट नोटिस हुए और आजम खान पर पाबंदी लगी, अमित शाह पर पाबंदी लगी, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते रहे कि चुनाव आयोग को जितनी सख्ती कई मामलों में करनी चाहिए नहीं हुई। टीएन शेषन की कमी खटकी। पश्चिम बंगाल में आरोप मोदी ने लगाए, पश्चिम बंगाल और बिहार में रेगिंग के। मोदी ने यहां तक कह दिया कि फिर भी एक बार चाहो तो फिर केस ठोक दो। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है क्या? पक्षपात के आरोप में कुछ दम है क्या? केसी त्यागी। देखिए, मैं संपत जी का सम्मान करता हूं, वो श्री सेशन साहब और श्री लिंगडो साहब की तरह से बड़ बोले नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया और हमारे चुनाव आयोग की यूएनओ ने भी तारीफ की है। लेकिन इधर चुनाव कटता पूर्ण हुआ। अजीत जी, मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक पूछना चाहता हूं और अपने मित्र सुधांशु जी से भी कि जो मोदी को वोट नहीं देगा उसे पाकिस्तान भेज देंगे। इसके बाद उस आदमी का फ्रेंचाइज क्यों नहीं छीना जाना चाहिए? मैं मसूद साहब के बयान की भी निंदा करता हूं जो टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो चुनाव आयोग को मैंने चिट्ठी लिखी है कि आप अपने दांत दिखाइए। अगर 2, 3, 4 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो गई होती तो इतना विषाक्त माहौल नहीं बनता जिस तरह का विशाल माहौल। और मैं कोई एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, चाहे वो बदले वाला हो, चाहे वो कारगिल वाला हो, मैं सभी की निंदा करता हूं। मेरा ये कहना है और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनका इशारा अगर अखिलेश यादव की तरफ से है तो अखिलेश यादव इतने सुसंस्कृत और कल्चर्ड चीफ मिनिस्टर हैं कि वो मायावती जी को बुआ जी कहते हैं और कोई वजह नहीं कि वो रैली को कैंसिल कराएंगे। उनका इशारा अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ है तो उनकी भी ये शिकायत गलत है। अगर जिला प्रशासन ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया है, जैसे मैंने मेरठ का भी आपको बताया, मेरठ में भाजपा वालों ने स्वयं ही अपनी रैली का स्थान बदल दिया था। तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के मित्र भी अति उत्तेजित होकर के इससे भी कोई राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हो कि वहां धरना बैठ। अब नेता प्रतिपक्ष जो है, ठीक है, केसी त्यागी में बैठे, इसके लिए जिले का अध्यक्ष काफी है। केसी त्यागी, चूंकि एनके सिंह को जाना है, सुधांशु मित्तल आपके पास आऊंगा, चूंकि एनके सिंह को बीच में जाना है अभी कहीं। एनके सिंह, जैसा कि कह रहे हैं केसी त्यागी, क्या इसको अगर राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी करती है, धरना प्रदर्शन सत्याग्रह वहां से लेकर यहां तक, तो इसको जैसा कि केसी त्यागी इशारा कर रहे हैं, ये करना भी सही है क्या? नहीं, एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में ये ऑब्वियस होता है कि चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के माइलेजेस लेती हैं, सिर्फ वो बाउंड्स जो लीगल बने हैं उनको ना जंप करें। तो अगर वो डेमोक्रेटिकली कर रही हैं धरना,
तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, 144 है, वो गिरफ्तार होंगे, ये हो सकता है तो गिरफ्तार हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं अभी यही सोच रहा था कि बेनिया बाग में जिस तरह मोदी की रैली का उफान पिछली बार देखा गया था, ये बात सही है कि मैनेजेबल नहीं रहेगा। क्या बीजेपी ये मानने को तैयार थी कि भाई कम 20,000 लोग से, हालांकि बेनिया बाग में करीब 80,000 की कैपेसिटी है, अगर 80,000 नरेंद्र मोदी लाते हैं, बीजेपी लाती है, तो मुझे लगता है प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके बीच में इसी में काउंटर क्वेश्चन है कि अगर मान लो कहीं प्रशासन को लगता था कि इतनी भीड़ यहां नहीं हो सकती है, तो आप एक भीड़ की सीमा तय कर देते, जैसे केजरीवाल में 20,000 दिया, आप 40,000 कह सकते थे कि 40,000 से ज्यादा लोगों को मत लाइए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप नहीं रोक सकते, लेकिन क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है और हम अपनी जनता को मुतासिर करते हैं अपनी बातों से, वहां पे जाते हैं और एक रैली करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बैन लगाया है, इसकी जगह वो ये कह सकते थे कि भाई हम आपको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप फला जगह जाइए। सवाल ये उठता है कि अगर ये कहता प्रशासन, तो क्या उसके लिए बीजेपी तैयार हो जाती? बिल्कुल सही सवाल है। इशू होता है वो हमें 20,000 क्यों, हम 1 लाख 2 लाख लोगों को लाना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमारी सीमा मेरे ख्याल से यही लग रहा है जो अभी तक देख पा रहे हैं हम। चुनाव आयोग भी नहीं बोल रहा है, जबकि अभी तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई सवाल उठा नहीं। चलिए सुधांशु मित्तल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सीपी राय आपके पास आऊंगा। सुधांशु मित्तल, मैं 3 चीज आपको कहना, बार बार ये बात हो रही है कि पार्क में क्या होने वाला था। मैं तो बैंक्वेट हॉल की बात कर रहा हूं, 150 आदमियों की, जो बुद्धिजीवियों के बीच में 150 आदमियों के बीच में एक सभा होनी थी, उसकी इजाजत नहीं दी है। आज समझिए आप, इस कृपा करके प्लीज इस सारी चर्चा को एक राजनीतिक हमें नहीं रंग देना है। मैं जिसको कह रहा हूं कोर मुद्दे, फंडामेंटल मुद्दे उठा रहा हूं। क्या इस देश के अंदर एक प्रत्याशी को आप चुनाव में अपना प्रचार करने से इस तरह रोकेंगे? मैं एक चीज और 2 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर, मैं 1 सेकंड साहब बोलने नहीं दीजिए प्लीज, आपके बाद जो बोलना होगा बोल दीजिए। बंद दरवाजे में 2 उदाहरण और दे रहा हूं, आप 100-150 लोगों से बात करना चाहते हैं। सर मुझे बोलने दीजिए ना, ये कौन सी तमीज है? ये तमीज कौन सी है? जब मेरी बारी बात आएगी तो आप बोलने भी नहीं देंगे, ये कौन सी तमीज है? राय साहब, नहीं, मैंने आप इतने वरिष्ठ आदमी है, कम से कम मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। सवाल पूछा मैंने आपसे। नहीं, बाद में पूछेगा, जब आपकी बात आएगी पूछेगा, मैं आपको जवाब दूंगा उसमें। बोलिए। अच्छा बोलिए, आप सवाल पूछिए, बोलिए सवाल पूछिए। चलिए सीपी राय, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैंने ये पूछा सुधांशु जी कि पूरी प्रक्रिया में मैं भी घूम रहा हूं प्रदेश भर में, कहीं पर 100, 150, 200 लोग अगर किसी बंद जगह पर आपस में मिलते हैं और वार्ता करते हैं, तो इस पर तो कहीं कोई रोक नहीं है। यही आपको समझा रहा हूं मैं, इस पे भी रोक लगाइए, तभी तो चिंता का विषय है। विषय क्या है? और मैंने कभी भी किसी राजनीतिक संगठन की तरफ एक बार भी इस विषय में इशारा नहीं करा है। अभी त्यागी जी भी कह रहे थे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्योंकि इस विषय में राजनीति नहीं लाना चाहता हूं। यह बहुत गंभीर विषय है। आप अराजकता का स्तर देखिए कि 150 व्यक्तियों के बीच में मैं अपनी बात नहीं रख सकता। इस तरह की प्रशासनिक अराजकता का क्या हम लोग समर्थन करने वाले हैं, या इस अराजकता को रोकना चाहिए? और चुनाव आयोग जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, क्या वो इस अराजकता को देख के मूक स्पेक्टेटर बना रहेगा क्या? सीपी राय, सीपी राय, भले ये प्रशासन के पर सीधे निशाना नहीं साध रहे हैं, सरकार पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन अंदर से जो बातें निकल के आ रही है, बीजेपी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें सरकार के ऊपर बैठे लोगों की भी भूमिका है। मैं तो वही कह रहा हूं कि ये घुमा के कान पकड़ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं सुधांशु जी से, सीनियर व्यक्ति हैं, कि बनारस में इनके लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं कि नहीं? अरे वो कर रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी की रैली पर पाबंदी लगे, उसका क्या रिश्ता है कि नहीं? सीपी राय, अगर वो कर रहे हैं तो आप पर एहसान कर रहे हैं, चुनाव आयोग इजाजत देकर एहसान कर रहा है। सवाल उठता है वो कर रहे हैं, उस पर चर्चा बेमानी है, करना ही चाहिए, हक है उनका। सवाल उठता है कि रैली से क्यों रोका गया, और उसका जवाब कहां देना चाहिए चुनाव आयोग को और जिला प्रशासन को। अजीत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उससे कहां इनकार कर रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी को नहीं रोका गया, इनकी कोई रैली नहीं रोकी गई, स्थानीय स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं रोके गए, लेकिन बीएचयू का गेट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बंद नहीं है, वहां हजारों की संख्या में पूरा एक शहर बसता है, उसकी पढ़ाई चल रही है, आखिर उसके गेट पर धरना देकर के आप क्या करना चाहते? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ी पवित्र जगह है,
कई हजार नौजवान छात्र छात्राएं उसमें जाएंगे और पढ़ेंगे। हाँ, तो उसकी फिर छुट्टी नहीं है। फिर आपके वहां कुछ धरना तमाशाई देकर के आप क्या करना चाहते हैं? आपके कुछ अभी तमाशाई NK कार्यकर्ता जैसे करेंगे विद्वान ना, ने जैसे कहा कि पिछली बार हुआ था बेनियाबाग में रैली सीपी मैनेजमेंट राय नहीं है। पिछली बार जैसे मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर जैसे माल्यार्पण किया और आपके कार्यकर्ता जो उद्दंड कार्यकर्ता हैं, नौटंकीबाज कार्यकर्ताओं ने गंगा जल और दूध से उनको शुद्धिकरण किया उस मूर्ति का, ये नाटक आप कर लीजिएगा उसके बाद। उसको कंडेम करता हूं मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन मैं इसे भी कंडेम करता हूं कि शिक्षा के एक मंदिर के दरवाजे पर आप हजारों छात्रों को, उसमें पूरा शहर बसता है, आप उनको रोकने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी शहर के अंदर बाहर आने जाने में बीतती है। हजारों छात्र और छात्राएं BHU में जाएंगे, वहां धरना देकर के आप इस इलेक्शन को सेंसिटिव बनाने जा रहे हैं। आपने बेनियाबाग में रैली करके सारी जिंदगी अपन लोग धरना देते रहे हैं। बाकी जवाब आपको चुनाव आयोग देगा। धरना के अधिकार से आप किसी को कैसे वंचित कर सकते हैं सीपी राय? धरना और सत्याग्रह के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? वैसे सुधांशु मित्तल, आप कुछ जवाब दें उससे पहले आपको बता दूं कि आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है, नहीं हो सकता है। एक मिनट, आशुतोष ने ट्वीट किया है कि ये धरना प्रदर्शन भी आप अरविंद केजरीवाल से सीख रहे हैं। सुधांशु मित्तल। अजीत जी, एक शेर था, तारीख के इतिहास ने देखे हैं कई दौर, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये वो लम्हे हैं जिसमें अगर खता हो गई तो सदियों तक सजा पाएंगे हम लोग। अच्छा, आप इस लम्हे की गंभीरता समझिए। रैली की हल्की राजनीति छोड़ के हम लोग कहाँ धरना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, भाड़ में गया। इस जी, मेरा ये कहना है, इसकी गंभीरता समझिए। हाँ, केसी त्यागी जी, छोटे स्तर पे ना देखिए, छोटे आईने में ना देखिए। आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं, जरूर करिए, लेकिन मेरे लिए प्रजातंत्र और मेरे लिए चुनाव ये बड़ी सैक्रोसेंट चीज है, चाहे वो किसी के लिए राजनीतिक संगठन। मैं उतना ही निराश और उतना ही एजिटेटेड हूं कि अभी अमेठी में एक ऑर्डर हुआ फरमान, तुगलकी फरमान, कि साहब जो जना यहाँ का वो मतदाता नहीं है उसको जिले से निकलना पड़ेगा। चलिए सुधांशु मित्तल, रोक रहा हूँ, वो सब जगह होना चाहिए था क्योंकि वो चुनाव आयोग के नियम कायदे के मुताबिक है। लेकिन चलिए, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं होना चाहिए। केसी त्यागी, एक मिनट सुधांशु मित्तल, वक्त कम है। केसी त्यागी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? केसी त्यागी। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद के भाजपा के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं, पश्चिमी बंगाल में बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं। तो ये कहाँ मर्यादा की बात है? मैं उन लोगों में से हूं जो चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने, लेकिन उनकी सभाओं पर बेवजह रोक लगाना, 150 लोगों की मीटिंग करना, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिलाधिकारी को देना चाहिए। इतना मैं जरूर चाहता हूं सीपी राय जी। 150 लोग के बीच में अगर श्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कहेंगे तो उससे कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं है, खतरा उनके विचारों से है लोकतंत्र को। 150 लोगों के बीच ने बोलने और बातचीत करने भर से नहीं है। लिहाजा वो तो बौखलाए हुए हैं ही हैं अपनी हार को देख करके। आप लोग क्यों इनको एक और मौका देना चाहते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि उनको 150 लोगों की मीटिंग करने दीजिए। कम से कम जहर 150 तक रहेगा, फिर ये 1000 तक चला जाएगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। केसी त्यागी, इसका मतलब आप साफ साफ सीपी राय को और उनकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की सरकार को भी कहीं न कहीं निशाने पर ले रहे हैं और उन्हें भी संदेह के घेरे में आप रख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने नहीं मिली नरेंद्र मोदी की रैली को और बीजेपी उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेगी। कल दिन भर हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन एक चीज और बता दे, नरेंद्र मोदी के खर्चे को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस ढंग से रैलियों में खर्चे करते हैं, बीजेपी की रैलियों में जो खर्चे हो रहे हैं 5000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक के आंकड़े आ रहे हैं, इल्जाम है। इस बीच एक खबर आई है कि 1 मई तक का जो आंकड़ा है बनारस में चुनाव लड़ने का, उसमें नरेंद्र मोदी सबसे कम खर्च नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। खर्च में नंबर 1 कांग्रेस के अजय राय हैं, 32 लाख खर्च किया गया। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5,83,000 खर्च किए। यह बहुत बड़ा सवाल है। केसी त्यागी जी, सुधांशु मित्तल जी और सीपी राय जी, सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, ये नरेंद्र मोदी जी की जो टीम है और आपकी टीम है, मेरे पास एक डेटा है कि 1 मई तक अजय राय जो कांग्रेस के हैं 32,12,000, अरविंद केजरीवाल 22,72,000, कैलाश चौरसिया 9,74,000, बीपी जायसवाल बीएसपी 8,20,000, सबसे गरीब
नरेंद्र मोदी है 5,83,000, बहुत कम खर्च किया सर। 70 लाख का तो परमिशन है, आप लोग 5,83,000 में लगता है 10 लाख में पूरा चुनाव लड़ लेंगे। बहुत मितव्ययी हैं आप। अजीत जी, उन्होंने क्या खर्चा करा है, क्या नहीं खर्चा करा है, उसका ब्यौरा सबके सामने है। मैं एक बात पहली वाली बात से जोड़ के कह दूं, लीजिए। आई डिसएग्री विद व्हाट यू मे से, बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से सो। प्रश्न ये है। चलिए, लेकिन आपसे आपने मैं सवाल का मतभेद जवाब रखता नहीं हूं, दिया। लेकिन आपका अपनी बात रखने का हक मैं, और सुनिए जवाब उसका भी सुनिए, खर्चे का। हाँ। जो खर्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी जी को अब खर्चे पैदा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उनकी इस समय लोगों के बीच में क्या आस्था है और लोगों के बीच में उनके प्रति क्या स्नेह है, आस्था से रैलियों में भीड़ नहीं आती। सर खर्चे तो होते हैं ना, अगर आस्था से ही चुनाव लड़े जाते, आस्था से ही चुनाव लड़े जाते, तो आस्था से ही सिर्फ चुनाव लड़े जाते, तब तो 1 रुपया भी ना खर्च होता। इससे बहस क्या होगी? उनका ये हिसाब है, या तो हिसाब देके बोलिए ये हिसाब गलत है, चलिए बहस क्या होगी? केसी त्यागी जी खर्चा करा केसी त्यागी जी खर्चा गलत है तो कैसे? चलिए केसी त्यागी जी तारीफ तो करेंगे मोदी की। जो आंकड़े हैं 1 मई तक सबसे कम खर्च 5,83,000 मोदी जी ने किया, 32 लाख कांग्रेस, 22 लाख आम आदमी पार्टी केजरीवाल। तो या तो मोदी की पार्टी के पास पैसे नहीं है, या बहुत कम खर्च में चुनाव लड़ना जानते हैं, या कुछ हिसाब में गड़बड़ झाला है। केसी त्यागी मैं नहीं जानता, या कंजूस है हम लोग। अब तक का ये सबसे महंगा चुनाव है। जितना पैसा श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी पे खर्च हुआ है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और श्री मनमोहन सिंह तक संयुक्त रूप से भी इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा। एक रैली 15-15 करोड़ की बैठती है, खाना दिया जाता है, ट्रेनें बुक होती हैं, गाड़ियां बुक होती हैं। केसी त्यागी हमें आपको रोकना होगा बीच में, क्योंकि सेगमेंट में वक्त कम है। अभी भी आशुतोष जुड़े। आशुतोष, सिर्फ वक्त कम है, चूंकि देर से आप हमारे साथ आए, वक्त कम है। बनारस में रैली पर पाबंदी लगी है नरेंद्र मोदी की। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं नाइंसाफी की है। किसी भी उम्मीदवार को अपने इलाके में हक है, लोकतांत्रिक हक है रैली करने का। आशुतोष, अरे अजीत जी, कोई नियम कानून है या नियम कानून नहीं है? आज अरुण जेटली जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको सारी इजाजत, सारी परमिशन दे देनी चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को जान के। कम से कम आज अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम कल धरना देंगे और सत्याग्रह करेंगे। याद है आपको, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर धरना दिया था तब इन्होंने कहा था एनार्किस्ट अराजकतावादी हैं। आज अरुण जेटली अराजकतावादी नहीं हुए, आज अमित शाह अराजकतावादी नहीं हुए, और आज अनंत कुमार अराजकतावादी नहीं हुए। क्या मोदी अराजकतावादी नहीं हुए? मैं जानना चाहता हूं इस पूरे मसले को जानने के लिए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कल ये देखूंगा कि अरुण जेटली वहां पे सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह 7 से 8 बैठते हैं, या 45 डिग्री टेम्परेचर पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठते हैं उस धूप के अंदर, बिना एसी के, बिना एयर कूलर के, क्योंकि इनकी आदत है एयर कंडीशन के अंदर। चलिए आशुतोष माफ करें, देर से आप जुड़े, वक्त कम है, सेगमेंट में इतना ही वक्त था। आशुतोष माफ करें, आपसे कम बात कर पाया। आशुतोष, सुधांशु मित्तल, मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल नरेंद्र मोदी रैली तो नहीं कर पाएंगे बनारस में, अगर इजाजत नहीं मिली तो, लेकिन मोदी के लोग, मोदी के समर्थक, मोदी के सिपाही, मोदी के सिपा सलार कल धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे बनारस से दिल्ली तक। आशुतोष ने कहा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि अगर वो धरना देते थे, उसे अराजकतावादी कहा गया, तो फिर ये क्या है?